नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। चीन के सामने नेपाल ने टेके घुटने, ओली ने जिन्नपिक को बेच डाली जमीन। चीन ने नेपाल को बड़ा धोखा दिया। चीन के इस धोखे से नेपाली आवाम में आक्रोश है। पूरे नेपाल में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। दरअसल चीन ने दोस्ती की आड़ में पहले नेपाल की जमीन पर कब्जा किया और फिर वहां अवैध निर्माण कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन अब उस इलाके को अपना बता रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली दोस्ती की आड़ में चीन की इस चाल के पहले समझ नहीं पाए और अब उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। PM ओली इतने विवश हो गए हैं कि अब उन्हें राष्ट्रपति जिन्नपिक के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। हालांकि PM ओली की इस हरकत से नेपाल की जनता खासा नाराज नजर आ रही है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तेजी से अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं। वहीं ड्रैगन भी उनकी जमीन पर उसी तेजी के साथ कब्जा कर रहा है। चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में कम से कम 11 बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। नेपाली मीडिया में चीन के घुसपैठ की तस्वीरें वायरल होने के बाद ओली सरकार दबाव में है। हमाल जिला प्रशासन चीन अवैध कब्जे से संबंधित ने अपनी सभी रिपोर्ट नेपाल के गृह मंत्रालय को भेज दी है। इसमें नेपाली क्षेत्र में चीन के घुसपैठ के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन चीनी दूतावास ने नेपाल में अपने अतिक्रमण संबंधी रिपोर्टों का खंडन किया। उसने कहा कि इमारतें चीन की सीमा के अंदर बनाई गई हैं। चीन और नेपाल के बीच कोई भौगोलिक विवाद नहीं है। वहीं चीन के इस रूप के सामने आने के बाद नेपाल की मौजूदा ओली सरकार मजबूर नजर आ रही है। लिहाजा प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रपति जिन्नपिक के सामने घुटने टेक दिए और नेपाल की अस्मिता से समझौता कर लिया। चीनी दबाव के बाद अब नेपाल के विदेश मंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके देश का चीन के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है और न ही चीन ने उनके देश की जमीन पर कब्जा किया है। ओली सरकार के इस रूख से नेपाली जनता आक्रोशित है और PM ओली पर इस्तीफे का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट। सेंसेक्स 650 और निफ्टी 200 अंक टूटा, डूबे 2.80 लाख करोड़ रुपए। अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में हुई तेज बिकवाली की वजह से घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। BSE का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स फिलहाल 10:40 650 अंक गिरकर 37,000 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया है। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 200 अंक की भारी गिरावट के बाद 11,000 के नीचे आ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गिरावट में निवेशकों के 2.80 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। हालांकि इस गिरावट से निवेशकों को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन नए निवेश से बचने की भी सलाह है। क्यों आई शेयर बाजार में गिरावट? एस्कॉर्ट सिक्योरिटी के रिसर्च हेड आसिफ इकबाल ने न्यूज 18 हिंदी को बताया कि ग्लोबल मार्केट फिनसन खुलासे के बाद से नर्वस नजर आ रहे हैं। साथ ही ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं बाजार की टेंशन बढ़ा रही हैं। इसीलिए शेयर बाजार में गिरावट आई है। बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली। अमेरिकी बेंचमार्क इंडेक्स डाउ जोन्स 1.92% लुढ़क गया। वहीं S&P 500 इंडेक्स में 2.37% की भारी गिरावट आई। राफेल को लेकर बड़ा अपडेट। CAG ने राफेल बनाने वाली कंपनी पर उठाए सवाल। रक्षा खरीद के लिए ऑफसेट नीति सरकार की भारी पड़ती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय लेखा परीक्षक ने डसॉल्ट एविएशन से खरीदे गए 36 राफेल फाइटर जेट्स के उदाहरण का हवाला देते हुए फ्रांसीसी निर्माता के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर किए गए अपने वादे को पूरा नहीं करने की बात कही है। CAG के ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कई विदेशी कंपनियां जिन्होंने रक्षा क्षेत्र का ठेका हासिल किया, वह अपने ऑफसेट कमिटमेंट्स को पूरा करने में कोताही बरत रही हैं। राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और MBDA ने 36 राफेल विमान सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। उन्हें कुल ऑफसेट ओब्लिगेशन का 30% DRDO को हल्के लड़ाकू विमान के लिए कावेरी इंजन को बनाने में हाई एंड टेक्नोलॉजी मुहैया कराकर पूरा करना था, लेकिन डसॉल्ट एविएशन और MBD ने इस कमिटमेंट को पूरा करने को लेकर अभी तक अपनी रजामंदी नहीं दी है। CAG ने ऑफसेट्स पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस पॉलिसी का ठोस नतीजा नहीं निकला है, सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए।
बुधवार को जारी एक बयान में इसकी नवीनतम रिपोर्टों को संसद में पेश किए जाने के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG ने कहा, यह पाया गया कि विदेशी विक्रेताओं ने टेंडर प्राप्त करने के लिए विभिन्न ऑफसेट प्रतिबद्धताएं की, लेकिन बाद में इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यूपी से एक बहुत खौफनाक खबर सामने आई है। यूपी पिता ने किया बेटी से छेड़खानी का विरोध तो पीट पीट कर मार डाला। योगी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश में अपराधियों का कानून का कोई डर नहीं है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुरादाबाद में एक पिता को अपनी बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर जान गंवानी पड़ी। नाबालिग बेटी के उत्पीड़न का विरोध करने पर 45 वर्षीय पिता को कथित तौर पर युवक, उसके दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने पीट पीट कर मार डाला। यह घटना मंगलवार शाम को महेशपुरा गांव की है। मृतक हरिओम आरोपी युवक रणवीर के परिवार से यह शिकायत करने गए थे कि वह उनकी 14 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है। शिकायत करने जाने पर रणवीर 24 ने अपने दोस्तों विकास 23, शर्मा यादव 24 और अमर सिंह 26 और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर हरिओम को ईंटों और डंडों से बेरहमी से पीटा। पीड़ित ने गंभीर चोट के कारण बुधवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। गुप्तेश्वर पांडेय बोले, चुनाव लड़ने का फैसला अभी बाकी, शिवसेना के आरोपों पर दिया ये बड़ा बयान। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडेय का कहना है कि उनके द्वारा अभी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला करना बाकी है और उन्होंने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कोई फायदा नहीं उठाया है। गुप्तेश्वर पांडेय ने बुधवार को कहा, मैंने व्यक्तिगत क्षमता पर VRS लिया है और मैं अपने गृह जिले बक्सर सहित राज्य भर से आने वाले लोगों से मिल रहा हूं। मैं सालों से कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से उनसे जुड़ा हूं। वे मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने चुनाव लड़ने या किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। पांडेय ने फरवरी 2021 में समाप्त होने वाले उनके कार्यकाल से 5 महीने पहले मंगलवार को सरकारी सेवा से VRS ले लिया था। पांडेय ने कहा, मैं चतरा जिले, अब झारखंड में पुलिस अधीक्षक SP के रूप में अपनी पहली पोस्टिंग के बाद से कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़ा हुआ हूं। मैं बिहार और झारखंड में 50 से अधिक मुठभेड़ों में शामिल था। उन मुठभेड़ों के बाद कम्युनिटी पुलिसिंग का अनुसरण कर बेगूसराय में 1993 और 1994 में अपराध दर न्यूनतम स्तर पर था। ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए बड़े नाम। NCB के रडार पर 50 सेलिब्रिटी, कई अभिनेता और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के नाम शामिल। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के सामने आने के बाद से कई सेलिब्रिटी की नींद उड़ गई है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सुशांत केस से जुड़े लोगों, रिया चक्रवर्ती, ड्रग पैडलर्स आदि ने NCB की पूछताछ में बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा किया है। इनसे मिली जानकारी के बाद अब NCB के रडार पर इस समय 50 बॉलीवुड सेलेब्स हैं। इनमें कई बड़े अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर शामिल हैं। NCB सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के ड्रग रैकेट में NCB की रडार पर 50 फिल्मी कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। इन लोगों में कई B ग्रेड फिल्मों से भी जुड़े लोग हैं। NCB के सूत्रों का कहना है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क है, यह संख्या 50 से अधिक भी हो सकती है। वहीं कई अभिनेता, प्रोड्यूसर्स ऐसे भी हैं जो A लिस्ट में आते हैं। अब NCB जल्द इनसे पूछताछ की तैयारी में है। अफगानिस्तान से बड़ी खबर, अफगान अधिकारी, सुरक्षा चौकियों पर किया हमला, 28 पुलिसकर्मियों की मौत। दक्षिण अफगानिस्तान में तालिबान ने मंगलवार रात सुरक्षा चौकियों पर हमले किए जिसमें कुल 28 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह हिंसा ऐसे समय हुई है जब तालिबान के नेता और अफगान सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकार कतर में ऐतिहासिक शांति वार्ता कर रहे हैं। प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता जेड इबादी के अनुसार हमले दक्षिणी उरुजगन प्रांत में मंगलवार देर रात शुरू हुए। समक्ष आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, जिसके बाद लड़ाकों ने ये हमले किए। इबादी ने हालांकि कहा कि पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें मार डाला गया। गौरतलब है कि पाकिस्तान में अमेरिका के अगले राजदूत बनने के लिए नामित अमेरिकी राजनयिक विलियम टॉड ने मंगलवार को कहा था कि अफगानिस्तान में शांति सभी के हित में है। अफगानिस्तान में शांति के लिए उन्होंने पाकिस्तान का सहयोग भी आवश्यक बताया था। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। कश्मीर में आतंकियों ने जवान को गोली मार हथियार छीने, एक आतंकी ढेर। जम्मू और कश्मीर के बडगाम में मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के एक जवान को नजदीक से गोली मार दी, जिसमें जवान घायल हो गया। आतंकवादियों ने जवान की राइफल भी छीन ली। पुलिस के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। घायल जवान को तुरंत सेना के श्रीनगर स्थित अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस बल को मौके पर बुला लिया गया है और इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच सुबह मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें एक आतंकवादी ढेर हो गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पुलवामा के मगहा में गोलाबारी उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया। तेलंगाना से एक बड़ी खबर सामने आई है। तेलंगाना में पुलिसकर्मी निकला धन कुबेर, मिली 70 करोड़ की अवैध संपत्ति।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर तलाशी के बाद तेलंगाना के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला दर्ज किया है, जिसमें बताया गया है कि उनके पास आय से अधिक की संपत्ति मिली है, जिसकी कीमत करीब 70 करोड़ है। अधिकारियों का कहना है कि एसीपी येलामकुरी नरसिम्हा रेड्डी ने कथित रूप से भ्रष्ट आचरण और संदिग्ध साधनों का इस्तेमाल करके ये संपत्ति हासिल की। अफसर राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत मलकजगिरी डिवीजन में तैनात है। हालांकि स्वामित्व वाली संपत्तियों का सरकारी मूल्य 7.5 करोड़ पाया गया। स्थानीय बाजार मूल्य लगभग 70 करोड़ है। एक गुप्त सूचना के आधार पर तेलंगाना के हैदराबाद, वारंगल, जांगो, नलगोंडा, करीमनगर जिलों में और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 25 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान उनके पास अनंतपुर में 55 एकड़ कृषि भूमि, मधापुर में 1960 वर्ग गज के 4 भूखंड जो कि साइबर टावर्स के सामने हैं, 2 अन्य भूखंड, हाफिजपेट में एक वाणिज्यिक G3 भवन, 2 घर, 15 लाख नकद, 2 बैंक लॉकर, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों में निवेश पाया गया। एजेंसी ने कहा कि तलाशी अभियान जारी है और मामले की जांच चल रही है। आईपीएल को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट। आईपीएल 2020 अंबाती रायडू हुए बाहर, चेन्नई सुपर किंग्स की परेशानी और ज्यादा बढ़ी। 25 सितंबर को दिल्ली कैपिटल्स के साथ भिड़ने जा रही चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीम के स्टार बल्लेबाज अंबाती रायडू दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेलेंगे। सीएसके के मैनेजमेंट की तरफ से रायडू के मैच से बाहर होने की जानकारी दी गई है। पहले मैच के हीरो रायडू राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल पाए थे और सीएसके को इस मुकाबले में 16 रन से हार का सामना करना पड़ा। सीएसके के सीईओ ने रायडू की चोट को ज्यादा गंभीर नहीं बताया है। उन्होंने कहा, रायडू हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं, पर उनका एक और मैच नहीं खेलना तय है। हाँ, इसके बाद रायडू पूरी तरह से खेलने के लिए तैयार होंगे। दिल्ली के खिलाफ मुकाबले के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आराम का मौका भी मिलेगा। फिर सीएसके की टीम एक हफ्ते के बाद 2 अक्टूबर को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैदान में उतरेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।